रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका नाम हमने आई दिया और इसका नाम आर दिया। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अविलंब की ओर झुक जाना। अविलंब की ओर झुकना, इसमें क्या हो रहा है? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अविलंब से दूर हटना। तो इसका जो पाथ चेंज हुआ है, ये पाथ क्यों चेंज हुआ है? ये अपने मार्ग से विचलित हुई है रे, तो क्यों हुई है? उसका कारण क्या है? इस मीडियम में स्पीड अलग है और इस मीडियम में लाइट की स्पीड अलग है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या देंगे? अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड का अलग अलग होना। आई को क्या बोलेंगे? आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण, आपतन कोण। आर को क्या बोलेंगे? आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में इसी को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अपवर्तन कोण, इसका क्या नाम देंगे? अपवर्तन कोण। बताइए इसमें आई ज्यादा है कि आर ज्यादा है कि दोनों बराबर हैं? इसमें देखिए, इसमें तो आपको दिख रहा है आई ज्यादा है, इसमें देखिए आर ज्यादा है। यानी अपवर्तन में अपन क्या कहेंगे? आई और आर बराबर नहीं है। ऐसा कब होगा? जब रे नॉर्मल की तरफ झुकेगी। तो देखा गया है जब अपन रेयरर से डेंसर जाएंगे, रेयरर से डेंसर यानी विरल से सघन, तो अपन क्या कहेंगे? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये शब्द याद रखना, बिस झुका देगा रे को। और जब रेयरर से डेंस गए थे यहां, अगर डेंसर से रेयरर जाए, सघन से विरल, डेंसर से रेयरर, सघन से विरल, तो हम क्या कहेंगे? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन का कारण क्या है?
अलग अलग माध्यम में लाइट की स्पीड का अलग अलग होना। जैसे अपन बाइक चला रहे हैं और रास्ते में पानी है, तो अगर अपन बाइक को पानी में ले जाएंगे तो वो इधर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो अपने पाथ से जो डेविएशन होता है वो किस कारण से होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो अगर आपसे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाए, अपवर्तन का कारण, तो अपवर्तन का कारण आप बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किन्हें कहेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एक तो यही दे देंगे अपन लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक जब अपन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो कैसा बोलेंगे? 1μ2 इज इक्वल टू साइन आई। इसे कौन सा लॉ बोलेंगे भाई? इसे बोल दीजिए स्नेल्स लॉ। इसे क्या बोल देंगे? स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। ये हमेशा कांस्टेंट होगा 1μ2। 1μ2 का मतलब क्या है? 1μ2 को क्या बोलते हैं अपन? एक से दूसरे में जाना है, और जहां जाएंगे उसके हिसाब से बोलेंगे। जैसे आप पानी में जा रहे हैं, मान के चलो आप पानी में गिर गए, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप गीले कैसे हो गए, तो आप किसके बारे में बोलेंगे? पानी के बारे में। तो जहां पहुंचते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम 1 से 2 में जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे मतलब दूसरा मीडियम, अपवर्तनांक पहले के दूसरे का अपवर्तनांक और इसको लिखते कैसे? 1μ2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। यहां हम कुछ नहीं लिख रहे, तो क्या है? एयर। आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ जाए। तो जहां जाओगे उसको कहां लिखोगे? ऊपर। जहां जाओगे उसको कहां लिखोगे? ऊपर। WμG, इसका मतलब क्या होगा? कहां से कहां जा रहे हैं? वाटर से गिलास, मतलब जल से कांच। इसको बोलेंगे कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका और किसके रेस्पेक्ट में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। अब ऊपर क्या लिखेंगे?
μ2/μ1 जो बाद में आता है उसको ऊपर लिख दो। याद रखना G मतलब ज्यादा, W मतलब कमजोर, कम। तो G 3/2 और W, अब म्यू को ध्यान से देखो, उसमें 4 नजर आएगा, W में 3 नजर आएगा। कांच 1.5 याद रखना, कितना आया 9/। यहां आपको G दिख रहा है तो G ज्यादा, तो ऊपर ज्यादा आएगा नीचे कम आएगा। W मतलब B क्या रखना। क्या ये अपन लोग याद कर ले, कांच 1.5, 3/2 या 1.5, वाटर 4/3, 1.33। एक और याद रखा करो डायमंड का, हीरा 2.4। अगर GμW पूछा जाए, इसका मतलब क्या है, कहां जा रहे हैं अपन, गिलास से वाटर। बोलोगे कैसे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू गिलास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। क्या अपन इसको μW/μg लिख दें। W मतलब वीक, कमजोर, ऊपर कम आएगा नीचे, G मतलब ज्यादा, ज्यादा आएगा। तो ऊपर कम आएगा नीचे ज्यादा आएगा, तो डायरेक्ट अपन 8/9 लिख दो। क्या, ठीक है 8/9। ये हम देख रहे हैं 1 से ज्यादा आ रहा है, ये हम देख रहे हैं 1 से कम आ रहा है। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। आगे बढ़े, जल का अपवर्तनांक जिसका अपवर्तनांक पूछा जाएगा वो कहां आएगा, ऊपर। जिस मीडियम में जाओगे वो कहां आएगा, ऊपर। जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। आगे बढ़ना, क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं WμG = 1/GμW। WμG ऐसा लिखा जा सकता है। फिर तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। WμG × GμW = 1। तो WμG और GμW एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बात कर रहे थे क्या अपवर्तनांक की वैल्यू 1 से कम हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसके लिए जवाब अपन ऐसे देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्ष अपवर्तनांक।
सापेक्ष का मतलब क्या है? सापेक्ष निरपेक्ष का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एयर, एयर के रेस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे अभी हमारी बात हुई थी ए म्यू डब्ल्यू, क्या आपको म्यू में 4 और डब्ल्यू में 3 नजर आ गया? क्या अपन को ये याद कर लेना? हाँ, इसको याद कर लेना। कांच, अगर हम यहां कुछ नहीं लिखें तो विद रेस्पेक्ट टू एयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा अपन क्या कहेंगे? ग्रेटर देन 1। रिलेटिव जो होते हैं डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू डब्ल्यू, तो ये 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है। 1 कैसे होगा? वाटर का वाटर के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव का मतलब किसी मीडियम के रेस्पेक्ट में, एयर को छोड़कर, और एब्सोल्यूट का मतलब एयर के रेस्पेक्ट में। और इसको अपन अपवर्तनांक को ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व। आगे बढ़े। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो डेंसिटी का क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डेंस का मतलब होता है पास पास, दूर दूर हो जाएंगे, तो डेंसिटी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। If temperature increases, if temperature increases, यदि तापक्रम बढ़ता है तो अपन क्या कहते थे? डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज, घनत्व घटता है। डेंस का मतलब क्या होता है? पास पास, और डेंसिटी कम होने का मतलब वो दूर दूर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी? चीजें दूर दूर हो जाएगी, एक्सपेंशन होता है। अपन एक फॉर्मूला भी पढ़ते थे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। ये डबल निशान का ध्यान रखना, जिन पे लगा रहे हैं हम डबल निशान, उनको आपको याद करना है एवरी रिजल्ट। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसा बोल दें, वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ क्या बोलोगे? इंक्रीज। आगे चर्चा भी होगी इसकी। आयतन बढ़ता है तो घनत्व, वैसे भी इसमें शब्द आ रहा है डेंसिटी डिक्रीजेज, घनत्व घटता। अब अपवर्तनांक भी प्रकाशीय घनत्व है, तो अपन क्या कहेंगे? टेम्परेचर इंक्रीजेज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए, घनत्व की तरह ही बोल दें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज, अपवर्तनांक घटता है, अपवर्तनांक घटता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, अगर लिक्विड को गर्म कर दें तो उसके अपवर्तनांक का क्या होगा? तो अपवर्तनांक डेंसिटी की तरह बोलना है, घट जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक घट जाएगा। आगे बढ़ जाए।
अपवर्तनांक किस कलर का ज्यादा होता है? क्या कलर से भी अपवर्तनांक पर अंतर आता है? तो देखिए, जब अपन अपवर्तनांक लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, तो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन, म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको कहते हैं कॉचीज रिलेशन। इसको क्या कहते हैं? कॉचीज संबंध। अब आप जानते क्या है? एबीसी तो कांस्टेंट है, एबीसी कांस्टेंट है, नियतांक। ये कौन सा रिलेशन है? कॉचीज रिलेशन। आप ये जानते हैं पहले से ही, विबग्योर वे जानी पी नाला। आपको पता है कि वेवलेंथ इस तरह आती है। लैम्डा क्या है? लैम्डा का नाम क्या दोगे? लैम्डा है वेवलेंथ, तरंग दे। लैम्डा किसका ज्यादा है? रेड का। म्यू किसका ज्यादा होगा? उल्टा रिलेशन, म्यू वॉयलेट का ज्यादा होगा। अभी जब इसके बारे में भी बात करते हैं, याद इस तरह भी रख सकते हैं आप। अपवर्तनांक को अपन किससे लिख रहे हैं? म्यू से। और म्यू को आप ध्यान से देखें, ये यू जैसा है, इसमें साउंड किसका आ रहा है? यू का, और यू भी के नजदीक है। हिंदी मीडियम में तो आपको दिख ही जाएगा अपवर्तनांक में वाह आ गया, वाह मतलब किसका ज्यादा होगा? ये वेगनी का ज्यादा। क्या इसको अपन याद कर ले, अपवर्तनांक किस कलर का ज्यादा होता है? तो याद रखना, कॉचीज रिलेशन से अपन याद रखेंगे। इस रिलेशन से अपन को यही इंपॉर्टेंट बात पता पड़ती है कि जिसका लैम्डा ज्यादा है उसका म्यू कम है। तो अपवर्तनांक किस पर डिपेंड करता है? तो एक तो टेम्परेचर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और कलर पे भी डिपेंड है। हाँ, कलर पे भी डिपेंड है। आगे बढ़ेंगे, देखिए विबग्योर। अभी हमने ऐसे बात की थी लैम्डा की, ऐसे ही बात आप कर ले क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल, काल में आ रहा है लाल, क्रिटिकल काल में आ रहा है लाल। क्रांति क्या होता है? हम चर्चा कर लेंगे। क्रांतिक कोण को आप आईसी से भी लिख सकते हैं, सी से भी लिख सकते हैं, लेकिन सी से अपन स्पीड ऑफ लाइट लिखेंगे तो नहीं लिखते, इसलिए बीटा ये फ्रिंज विड्थ लिखेंगे। फ्रिंज क्या फ्रिंज में आर आ रहा है? फ्रिंज चौड़ाई। फोकाल, काल में आ रहा है लाल, फोकस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये फोकल लेंथ लेंस के लिए है केवल, मिरर के लिए नहीं है। उसका कारण है, मिरर की फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड ही नहीं, वो किसी कलर पर डिपेंड नहीं। एफ इज इक्वल टू सीधा फॉर्मूला है उसका R/2, तो वो मिरर की फोकल लेंथ पूछते भी नहीं है किस कलर की ज्यादा है। मिरर की फोकल लेंथ कलर पे डिपेंड है क्या? नहीं। तो ये हम कह रहे हैं फोकाल काल में आ रहा है लाल, तो ये किसके लिए कह रहे हैं? लेंस के लिए। रिजॉल्विंग लिमिट, रिजॉल्विंग लिमिट
विभेदन सीमा। अब यहां से आपको 10 क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। वेवलेंथ किस कलर की ज्यादा होती है, किस कलर की कम होती है, फोकल लेंथ किस कलर की ज्यादा होती है, किस कलर की कम होती है, क्रिटिकल एंगल किस कलर का ज्यादा होगा, किस कलर का कम होगा, रिजॉल्विंग लिमिट किस कलर की ज्यादा, किस कलर की कम, फ्रिंज विड्थ किस कलर के लिए ज्यादा, किस कलर के लिए कम। तो कई बार आजकल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस कलर के लिए फ्रिंज विड्थ कम होती है, तो बताइए किस कलर के लिए कम होगी, देख के बताइए, वॉयलेट के लिए। तो क्या अपन ऐसा बोल पाएंगे? क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्रिटिकल काल में आ रहा है तो लाल के लिए ज्यादा है, देखने के लिए कम। अगर हमने फ्रिंज विड्थ की बात की, क्या ऐसा भी बोल पाएंगे? बोलो, बोल देंगे। कई बार आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो दे देंगे आपको एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ एफ है, लाल कलर के लिए फोकल लेंथ कितनी होगी, एफ से कम, एफ से ज्यादा। बैगनी कलर के लिए मान के चलो एफ दी है, तो लाल कलर के लिए क्या कहेंगे, एफ से ज्यादा। या आपसे ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं येलो कलर के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा है, तो रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा से कम होगा, थीटा से ज्यादा होगा, तो थीटा से ज्यादा होगा। ठीक। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं फ्रिंज विड्थ किस कलर की कम होती है, तो बैगनी की कम होती है। रिजॉल्विंग लिमिट, विभेदन सीमा, तो विभेदन सीमा ये भी लिख लो, विभेदन सीमा। विभेदन सीमा देखो, मैथ्स में आप लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट। अगर हम ऐसा लिख दें वॉयलेट से कहां जा रहे हैं, रेड की तरफ, तो आप किसको लोअर लिमिट कहेंगे, किसको अपर लिमिट कहेंगे? इसको कहेंगे लोअर लिमिट और इसको क्या कहेंगे? तो यहां से आपको याद रहेगा किसकी रिजॉल्विंग लिमिट ज्यादा है, किसकी लिमिट कम है। तो विभेदन सीमा किस कलर की ज्यादा है, किस कलर की कम है। क्या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं बीटा लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो रहा है? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लिमिट प्रोपोर्शनल लैम्डा, रिजॉल्विंग लिमिट भी लैम्डा के प्रोपोर्शनल है? तो डायरेक्ट वो एक वेवलेंथ दे देते हैं, दूसरी वेवलेंथ के लिए फ्रिंज विड्थ पूछ लेते हैं, रिजॉल्विंग लिमिट पूछ लेते हैं। आगे अपन पूरा फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ जाए। तो किस कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा, किस कलर के लिए कम, किस कलर के लिए फ्रिंज विड्थ ज्यादा, किस कलर के लिए फ्रिंज विड्थ कम, किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा, किस कलर के लिए क्रिटिकल एंगल कम, किस कलर के लिए फोकल लेंथ ज्यादा, किस कलर के लिए कम, किस कलर के लिए रिजॉल्विंग लिमिट ज्यादा, किस कलर के लिए रिजॉल्विंग लिमिट कम, विभेदन सीमा किस कलर की ज्यादा, किस कलर की कम। इसका उल्टा भी क्वेश्चन बनता है। उल्टा क्वेश्चन कैसे? अपवर्तनांक, क्या अपवर्तनांक में वह नजर आ रहा है आपको, बैगनी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को लिखते किससे हैं? म्यू से। म्यू किसके नजदीक है? म्यू यू जैसा लगता है, वी के नजदीक है। पावर, पावर शब्द आ जाए, क्या आपको पावर में भी वह नजर आ गया? डब्ल्यू में दो भी नजर आ रहे होंगे। डेविएशन, विचलन, क्या आपको इसमें भी वह नजर आ गया? वी आई। डेल्टा से लिखते हैं डेविएशन, डेविएशन को डेल्टा से। अभी हम ऐसा बोल रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात भी समझ में आ गई? डेविएशन।
पावर भी कौन से कलर की ज्यादा होगी? वायलेट। क्या हम यहाँ रिजॉल्विंग पावर लिख सकते हैं? रिजॉल्विंग पावर लिख दो। रिजॉल्विंग विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, ये विभेदन सीमा का उल्टा हो गया, रिजॉल्विंग पावर उल्टा हो गया। स्कैटरिंग, क्या आपको प्रकीर्णन में वो नजर आ गया? ड़ में वो नजर आ जाएगा। स्कैटरिंग को ऐसे लिखते हैं, ये डेल्टा बना लिया करो, एस की जगह क्या बना लोगे? डेल्टा, तो समझ में आ जाएगा डेविएशन जिसका ज्यादा होगा उसका ही स्कैटरिंग भी ज्यादा होगा। ऐसे लिख देते हैं आई वी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, प्रकीर्णन की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। आवृत्ति, क्या आवृत्ति में वो नजर आ गया आपको? फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं? न्यू से। न्यू भी बी जैसे बनता है, और जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी पावर भी उसी के पास ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होगी तो वो चक्कर भी ज्यादा लगाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी भी उसी के पास ज्यादा होगी। एक एनर्जी पावर का ये रिलेशन भी आप याद रखा करें हमेशा, प्लांक्स लॉ, आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। हालांकि एनर्जी ज्यादा तो चक्कर भी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ, और पावर और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। अरे पावर डब्ल्यू अपॉन टाइम, वर्क और एनर्जी में कोई अंतर नहीं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन। तो एनर्जी ज्यादा होगी तो पावर ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, कुछ तो कम बोलो, वेवलेंथ कम। आगे बढ़ो। तो इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, विचलन किस कलर का ज्यादा है, किस कलर का कम है, किस कलर के लिए डेविएशन ज्यादा है, किस कलर के लिए डेविएशन कम है। तो डेविएशन यानी विचलन में भी नजर आ रहा है आपको, किस कलर का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किस कलर का कम है, रिजॉल्विंग पावर किस कलर की ज्यादा है, किस कलर की कम है, स्कैटरिंग प्रकीर्णन किस कलर के लिए ज्यादा होता है। ठीक है, तो विचलन किस कलर का न्यूनतम है बता पाएंगे? लाल का कि बैगनी का? न्यूनतम पूछते हैं आजकल, अधिकतम नहीं पूछ रहे, आजकल न्यूनतम पूछते हैं। मैक्सिमम की जगह मिनिमम पूछ लेते हैं, तो आपको मैक्सिमम आता है तो मिनिमम भी बता पाएंगे। अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला देखिए, C अपॉन V, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, C अपॉन V। ये C क्या है, V क्या है? तो C को बोलेंगे अपन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। भी को क्या बोलेंगे? भी को बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में
प्रकाश की चाल। अब आप बताइए C ज्यादा है कि B ज्यादा है? क्योंकि मीडियम क्या करता है, लाइट की स्पीड को कमजोर कर देगा। क्या हम इसको ऐसे भी लिख पाएंगे? किसी मीडियम में स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, C अपॉन म्यू। आगे बढ़ना होगा। तो मीडियम क्या करेगा, लाइट की स्पीड को कमजोर करेगा। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, अगर हम ऐसा बोले, इन वाटर, जल में, तो C अपॉन म्यू, C 3 इंटू 10⁸, C कितना होता है, C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम लिख दिया अपन ने। तो C इज इक्वल टू 3 इंटू, कभी कभी वो इसको सेंटीमीटर में दे देते हैं, तो आप ऐसा लिख देंगे 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। म्यू वाटर के लिए कितने से डिवाइड करेंगे आप, 4/3, तो 9/4 10⁸। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, मीटर पर सेंटीमीटर में तो यहाँ 10⁻10 लिख सकते हैं। इन गिलास का है कांच 1.5, 2 इंटू 10⁸। क्या हम इसको ऐसा भी लिख दें, इन डायमंड, हीरे में आप देख रहे हैं जैसे 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 मीडियम बढ़ रहा है, अपवर्तनांक कम, स्पीड कम होती जा रही है, अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, 1 2 3। क्या ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में याद कर ले, हाँ ये कुछ याद कर लो। तो अपन ऐसा कह सकते हैं, एयर, वाटर, गिलास, डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट इन प्रकाश की चाल। कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी और सबसे कम किसमें होगी। वैसे तो अपन कहते हैं एयर और वैक्यूम में बराबर है, लेकिन दोनों में भी कंपेयर करने के लिए आए तो आप किसमें ज्यादा कहेंगे, वैक्यूम। उसका कारण, म्यू एयर के लिए कितना लेंगे बोलो, वायु का अपवर्तनांक 1.0003 किलो। आपसे वैक्यूम का पूछे,
तो आप समझ गए, म्यू ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, जैसे जैसे म्यू बढ़ता जाता है स्पीड कम होती जाती है। और घनत्व का बढ़ना यानी म्यू का बढ़ना, हमें कैसे पता पड़ेगा कौन ज्यादा डेंस है कौन कम डेंस है? म्यू से। जिसका म्यू ज्यादा है वो ज्यादा सघन है, जिसका म्यू कम है वो कम सघन है। आगे बढ़ना होगा। पहले एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता था, एयर में स्पीड दी जाती थी, अन्य में पूछी जाती थी। यानी एयर मतलब रेयर, एयर मतलब रेयर, बिरल, जैसे एयर वायु, ठीक। डेंसर सघन, अगर हम डेंसर जैसे म्यू मान लो, यहां पर स्पीड c है, स्पीड c है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी? c अपॉन म्यू। अभी अपने एग्जांपल देंगे। बताइए स्पीड कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हुई। यहां वेवलेंथ लैम्डा है, कम हुई कि ज्यादा हुई? कम हुई। फ्रिंज विड्थ, एच क्या है? एच समझो एच को। जैसे एक हमने कंटेनर लिया और ये हमको यहां पर पानी मिला है, ये इसका जो तली है ये वाली, ये कितनी है इसकी हाइट? 6 फीट। तो ये तली कहां पर है इसकी? 6 फीट नीचे, ये 6 फीट नीचे है। अब इसमें मान के चलो ये स्विमिंग पूल है और इसमें पानी भर दिया गया। भर दीजिए पानी। ये वाटर भर दिया, चलो। अब मान के चलो आपकी हाइट है 5 फुट। आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट। अब ये आपने इसको देखा और आपको ये तली कहां पर दिख रही है? एक्चुअल में है 6 फुट पर। एच अपॉन म्यू, एच कितना? 6, म्यू कितना? यानी 18 अपॉन, यहां पर आपको क्या लग रहा है कि इसकी हाइट 4.5 फुट है और मेरी हाइट 5 फुट है, तो मैं इसमें नहीं डूबूंगा। आपको हाइट कितनी नजर आ रही है? 4.5 फुट। और आप इसमें कूद गए, हाइट कितनी है इसकी? इसकी डेप्थ, एक्चुअल यहाँ हाइट को क्या नाम देंगे? डेप्थ नाम देंगे, गहराई। इसकी गहराई 6 फुट है और नजर कितनी आ रही है आपको? 4.5। तो ऐसा किसके कारण हुआ? ऐसा जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। तो जब क्वेश्चन आसान होता पूछना होता है तो केवल इतना ही पूछ लेते हैं वो, ये भाई तली ऊपर क्यों दिखाई देती है, तो अपन कारण दे देंगे रिफ्रैक्शन के कारण। भाई ये एक्चुअल से जो एपरेंट हाइट है, आभासी गहराई है, आभासी गहराई वो कम क्यों आ रही है? रिफ्रैक्शन के कारण। तो अपन को एक्चुअल हाइट पता नहीं पड़ पा रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है? अपवर्तन के कारण अपन को उसकी हाइट कैसी नजर आ रही है? कम नजर आ रही है वास्तविक से। तो एच अपॉन म्यू का मतलब समझ गए? अगर आपको मीडियम दिया जाए तो आप बता पाएंगे उसकी हाइट अपन को कितनी नजर आने वाली है? आपको एक्चुअल हाइट वो दे देंगे और आपको एपरेंट हाइट पूछी जाएगी,
आभासी गहराई, तो अपन मीडियम से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे अपन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में YDSE, यंग का 2 स्लिट प्रयोग, वहां अपन फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे। अगर आपने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट की एयर में और बताइए फिर फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट की पानी में, कब फ्रिंज विड्थ कम आएगी? पानी में कम आएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यंग अपना एक्सपेरिमेंट हवा में करते हैं, अगर वो पानी में करें तो फ्रिंज विड्थ वही रहेगी, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। ठीक। लैम्डा वेवलेंथ, लैम्डा भी कम हो गया, लेकिन एक क्वांटिटी है जो आगे आप एंगुलर फ्रिंज विड्थ पढ़ेंगे, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, वो भी कम हो जाएगी। जैसे फ्रिंज विड्थ कम होगी वैसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कम होगी। चाहो तो लिख सकते हैं थीटा, थीटा अपॉन, ये थीटा क्या है ध्यान रखना, अपन ये यहां पर लिख रहे हैं लेकिन लिखना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन हो जाता है। फ्रिंज, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, किसी और से भी लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है आपसे, यदि आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट की 12 mm, अब मीडियम एयर की जगह पानी ले लीजिए, अब फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी? 12/4/3 या 9, समझ में आ गया? तो फ्रिंज विड्थ कम हो गई। और सिंपल क्वेश्चन पूछना हो तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, यंग अपना एक्सपेरिमेंट अगर पानी में करें हवा की जगह, तो फ्रिंज विड्थ का क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन एक क्वांटिटी है जो नहीं बदलती, उसका नाम है आवृत्ति अपरिवर्तित, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड। तो जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो कौन सी राशि है जो नहीं बदलती? ध्यान रखना, आवृत्ति। ये कंसेप्ट लाइट के लिए या साउंड के लिए, ये प्रकाश के लिए या ध्वनि के लिए, ये दोनों के लिए आवृत्ति दोनों में ही है। ये वेव का कंसेप्ट है, तरंग का, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो चाहे साउंड वेव हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट, चाहे विद्युत चुंबकीय तरंगें हो चाहे ध्वनि तरंगें हो, दोनों के लिए बात सकते हैं। तो साउंड में भी कहा जा सकता है वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, कौन सी राशि नहीं बदलेगी? आवृत्ति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते ही हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो अपरिवर्तित रहने वाली राशि का नाम बताइए, आवृत्ति। पहले हमेशा यही क्वेश्चन आता था, विरल से सदन में जाते थे। आजकल इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक और बनने लगा है। क्या बनने लगा है? चलो बीच में एक क्वेश्चन आ गया, चलो उस क्वेश्चन का आप जवाब दे दें। प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिकतम है बताइए? तो वायु। ठीक। अब इसी में उल्टा पूछ लेते हैं, किस में मिनिमम है? डायनेमिक। ठीक, वो जानते हैं। अगर हम डेंसर से रेयरर जाए, सघन से विरल जाए, अभी आप क्या कह रहे थे? अभी आप क्या कह रहे थे? इनमें एक बात कह रहे थे, इन सबके साथ अपन एक शब्द क्या लगा रहे थे? डिक्रीजेज। क्या कह रहे थे? स्पीड का क्या हुआ? कम। वेवलेंथ का क्या हुआ? कम। फ्रिंज विड्थ का क्या हुआ? कम। हाइट का क्या हुआ? कम। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का क्या हुआ? कम। लेकिन एक है जो नहीं बदली, आवृत्ति अपरिवर्तित। फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखो, रिमेन अनचेंज। फ्रीक्वेंसी में आर ई आ रहा है, रिमेन अनचेंज। आवृत्ति अपरिवर्तित। अब हम उल्टा कर रहे हैं, डेंसर से रेयरर जा रहे हैं। डेंसर से रेयरर मतलब जैसे वायु में जा रहे हैं, मान के चलो कहां जा रहे हैं? एयर में जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? चाहे वाटर ले लो, गिलास ले लो, कोई भी मीडियम ले लो, कोई भी मीडियम।
कभी कभी आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए वो ऐसा भी पूछ सकते हैं, वाटर से ग्लास में जा रहे हैं, तो आप देख लेना कम म्यू से ज्यादा म्यू में जा रहे हैं। भाई यहां पर डेंसर से रेयर का मतलब क्या है? ज्यादा म्यू से कम म्यू में जा रहे हैं। अब आप बताइए इस स्पीड का क्या होगा? स्पीड का क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट, बोलिए, बढ़ेगी कि घटेगी? उल्टा बोलना। प्रकाश की चाल बढ़ेगी। वेवलेंथ बोलो, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, जो पूछे जाते हैं केवल हम वही बात करेंगे, लेकिन आवृत्ति के साथ क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर ये कॉमन क्वेश्चन है जो पूछना ही पड़ता है उन्हें। फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, आवृत्ति अपरिवर्तित। आगे बढ़ना होगा। अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल। अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध। तो क्या कहेंगे? म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन फाइन आई। क्या क्रिटिकल एंगल को हम केवल सी से नहीं लिख सकते, लेकिन हमने सी से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम लिखा है। बोलिए, यदि आपको क्रिटिकल एंगल मालूम है तो क्या आप म्यू बता पाएंगे? अगर आपको क्रिटिकल एंगल मालूम है तो आप म्यू बता पाएंगे? बोल दो। अगर क्रिटिकल एंगल 30 है तो म्यू इक्वल टू कितना होगा? 2 बोल पाओगे? अगर हम ऐसा कहें क्रिटिकल एंगल 45 है तो म्यू बता दो। अभी आपने म्यू के बारे में 2 बातें बोली थी। टेम्परेचर बढ़ाने पर म्यू कम हो जाता है, म्यू वॉयलेट के लिए ज्यादा था, ठीक है। म्यू बी के नजदीक है, दिख रहा है म्यू में यू नजर आ रहा है, यू बी के नजदीक है। अपवर्तनांक वॉयलेट का ज्यादा। क्या ये 2 बातें क्रिटिकल एंगल के लिए उल्टा नहीं बोल पाओगे? उल्टा बोल पाएंगे। यानी हम ऐसा कह दें, if temperature increases, यदि तापक्रम बढ़ता है, यदि तापक्रम बढ़ता है, बोलो क्रिटिकल एंगल, म्यू को तो जानते हो, म्यू तो डेंसिटी जैसा है। क्रांतिक कोण घटता है कि बढ़ता है? बोलो। क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेस, अरे अपवर्तनांक घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सघनता जो है, डेंसिटी, अभी तुम पास पास बैठे हो और टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? अपन दूर दूर हो जाते हैं। क्रिटिकल एंगल इंक्रीजेज, क्रांतिक कोण बढ़ जाता है। और हमने आपको बताया घनत्व में क्या छुपा है? घटता, डेंसिटी डिक्रीजेज। कंसेप्ट से भी समझ लो। और वैसे क्रिटिकल काल में आ रहा है लाल, क्रिटिकल काल में आ रहा है लाल। क्रिटिकल में टीवी तो आ रहा है, हाँ टीवी आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओ बढ़ जाएगा। आगे बढ़े।
तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC से आपको 4 पॉइंट याद हो जाना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाएंगे म्यू कम होगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। तो क्रिटिकल एंगल रेड का ज्यादा होता है, म्यू वायलेट का ज्यादा होता है। आगे बढ़े। अभी एक बात समझे थे आप, म्यू वाटर के लिए म्यू में आपको 4 नजर आया, डब्ल्यू में 1.33, गिलास कांच 1.5, हीरा म्यू बढ़ रहा है मतलब डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब सघनता बढ़ रही है। क्या हम ऐसा कह पाएंगे यहां पर? बताइए यहां पर स्पीड कितनी आएगी? तो 3 × 10⁸ अपन ने डिवाइड किया था 4/3 से, बोल पाए थे अपन 2.25 × 10⁸। ठीक है, इसमें भी अपन ने बोल दिया था, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं म्यू बढ़ता जा रहा है, लाइट की स्पीड घटती। ये बात तो पहले भी हो गई थी। नया क्या है? नया क्रिटिकल एंगल। अभी आप कह रहे थे अगर हमें म्यू मालूम है तो हम क्रिटिकल एंगल बता पाते हैं। लो भाई म्यू मालूम हो गया, बताइए क्रिटिकल एंगल। अभी आप इतना तो बता देंगे कि किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है, किसका कम है। बताइए क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वाटर का और ग्लास का देखो किसका ज्यादा है, बोलो। क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा है? म्यू बढ़ेगा, क्रिटिकल एंगल घटेगा। उल्टा रिलेशन है, म्यू बढ़ेगा, क्रिटिकल एंगल घटेगा। अब हम वैसे तो पूछते नहीं, अगर वो पूछ लें कितना होता है तो याद करो। 2.4 को ध्यान से देखो, 24 नजर आ रहा होगा, आ रहा? 24 को उल्टा तो कर दो, 24 को डबल तो कर दो, ठीक है। तो ये लगभग अपन ने क्रिटिकल एंगल याद कर लिया। ये तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। क्या ये टेबल बना लेनी चाहिए? तो बना लो बेटा। प्रकाश की ये क्या है? क्रिटिकल क्रांतिक कोण। ये टेबल आपको याद भी हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ जाए। कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जब हम डेंसर से सघन से विरल जाए तो आपको पता है, जैसे ये रे ऐसे आ रही है, इसका नाम आई है, ये दूर हट गई, इसका नाम। अगर ऐसा हो जाए, इसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, ये डेंसर है और हम क्या देख रहे हैं, रे कैसे चली गई। देखो रे ऐसे चली गई, ऐसे चली। अब बोलो आर कितना है? 90। आर कितना है? अब आई को आई मत बोलो, आई को क्या कहोगे? तू आई नहीं, अब तू कौन है? आई से। तो हम क्या कहेंगे? आई
तू आईसी है। क्या कहेंगे? आपतन कोण तू कौन है? आपतन कोण तू कौन है? तो इसको बोल दो तू है क्रांतिक कोण। आपतन कोण तू है क्रांतिक कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है तू? क्रिटिकल है। लेकिन एक शर्त जुड़ी है, बोलो शर्त क्या है? When r is equal to 90, क्या कहेंगे? When r is equal to 90। देखो बेटा, अगर वो सघन से विरल में नहीं जाएगी तो r is equal to 90 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सघन से विरल जाएगी। इधर देखे, इधर, तभी तो ये दूर हटेगी भाई। नॉर्मल ये एंगल 90 बनाना है। ये 90 एंगल बनेगी कब? जब उसे कहां से कहां जाना है? सघन से। अगर ये विरल से सघन जाती तो इधर ही झुक जाती। अब हम चाहते क्या है? अगर ऐसा हो जाए तो देखिए ये रे जा भाई, और हम चाह रहे हैं कि ये इसी में वापस लौट आए। ये क्या करे? इसी में थोड़ा तिरछा करते हैं इसको। ये कैसे हो गया? जैसे अपन पानी में पत्थर फेंके तो आपको पता है कि पत्थर पानी में नीचे चला जाएगा, लेकिन आपसे ऐसा कहा जाए कि इस तरह पत्थर फेंको कि वो वापस आ जाए, तो आप पत्थर को थोड़ा तिरछा करके फेंके, और आप ऐसा भी कर देंगे वो पत्थर पानी को हल्का सा टच करके वापस आ जाए। यानी अपन ने क्या कर दिया? रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन कर दिया। रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है दूसरे मीडियम में जाना, लेकिन हमने रिफ्रैक्शन में भी क्या कर दिया? रिफ्लेक्शन। देखो मिरर में तो दूसरा मीडियम अलाउ ही नहीं करता। यदि गिलास है, यदि मिरर है, रे जाएगी लौट के आ जाएगी। दूसरा मीडियम कहीं है क्या? नहीं। लेकिन यहां तो दूसरा मीडियम है, फिर भी वापस ला रहे हैं, तो उसी मीडियम में वापस आ रही है। तो इसलिए अपन क्या शब्द लगाएंगे? इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल क्यों? मिरर में जब लाइट पड़ती है, ये रिजिड सरफेस होता है, जब लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी पूरी की पूरी लाइट वापस नहीं आती। आप देखेंगे मिरर गर्म हो जाता है, यानी कुछ लाइट उसने रख ली तो पूरी की पूरी लाइट वापस नहीं की, इसलिए वहां टोटल शब्द यूज नहीं किया। लेकिन यहां क्या शब्द यूज करेंगे? टोटल, क्योंकि लाइट पूरी की पूरी वापस आ गई। तो यहां पर अपन शब्द यूज करेंगे टोटल। समझ में आ गया? टोटल क्यों कहा, इंटरनल क्यों कहा, रिफ्लेक्शन क्यों कहा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप टोटल का मतलब भी समझे। और अब क्या कहेंगे? आई कितना है बोलो? आईसी है कि आईसी से ज्यादा है? ज्यादा। आई आईसी से, तभी तो वापस आईसी है, तब तो ये स्थिति है। आईसी से ज्यादा है तो उसी मीडियम में वापस आ गए। तो टीआईआर की कंडीशन क्या होना चाहिए? देखो और ये डॉक्टर को याद रखना बेटा, सभी डेंसर टू हियर, डॉक्टर के पास जाते हैं सभी कभी ना कभी, ऐसे याद रखें। डेंसर टू रेयर। अपने डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब क्रिटिकल से ज्यादा कंडीशन हो जाती है तब जाते हैं, सघन से विरल। तो क्या ये कंडीशन भी पूछ लेते हैं? हाँ, कंडीशन, शर्तें। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, टीआईआर क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, वो आपको समझ में आया। ये उसी मीडियम में वापस आ गई लाइट। डायग्राम समझ में आ गया? कुछ इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे जो पूछे जाते हैं।
शर्तें याद रहेंगी। टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सुने सुने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चमक शब्द याद रखेंगे क्या? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड या स्पार्कलिंग है, हीरे का चमकना। तो इसकी कटिंग इस तरह की जाती है, आपको पता है हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना में निकलता है, लेकिन इसको कटिंग कहाँ की जाती है? गुजरात के सूरत में। तो इसकी कीमत कब बढ़ेगी हीरे की? जब इसकी कटिंग हो जाएगी और उससे क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप एग्जाम्पल याद रखना, चमक शब्द आ जाएगा, मिराज, मिराज इन डेजर्ट। वायु पे बुलबुले की कांच या जल में चमक, चमक याद रखना, एयर बबल साइन करता है गिलास में या वाटर में, तो रेगिस्तान में मरीच का। लूमिंग, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका को क्या बोलते हैं? लूमिंग। आप तो याद कर लेना लूमिंग। एंडोस्कोपी कौन करेगा? डॉक्टर। तो याद रहेगा डेंसर टू रेयरर। एंडोस्कोपी समझते हैं? जैसे शरीर के अंदर स्टोन वगैरह आ जाता है तो एक होल कर देते हैं, तो वहां से कैमरा से और एक लेजर रेज की एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो ये आप जो लाइव वीडियो देख पाते हैं वो किसका कमाल है? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। ये दिख रहा है आपको? आप तो डायरेक्ट याद कर लेना। तो कई बार एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर जो प्रिंसिपल, जो अपन कम्युनिकेशन संचार है, ये ऑप्टिकल फाइबर, TIR। तो ये TIR के एग्जाम्पल है। आगे बढ़े। कभी आपसे ये पूछ ले, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, अर्ली सनराइज सनसेट। बेटा अर्ली सनराइज माने सूर्योदय नहीं हुआ, उससे पहले ही सूर्य दिखाई देना। जैसे तली नहीं आई है पानी की, जो कंटेनर है उसकी तली नहीं आई है, उससे पहले ही आपको तली दिखाई दे रही है। तो ये भी बताया था ना, ये रिफ्लेक्शन। जैसे अपन को जो तली 6 फुट पर थी कहां नजर आने लगी? क्या 4.5 फुट पर? एक्चुअल में जितने भी मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, आपको एक गिलास जरूर दिखाएंगे। और बेटा इधर समझ, गिलास के तली में क्या होता है? सिक्का। आपको गिलास को ऐसा करके दिखा देंगे, उसमें आपको कुछ नजर नहीं आएगा, हल्का तिरछा करके, उतने ही तिरछा रखेंगे, बस उसमें पानी डाल देंगे या कोई अन्य लिक्विड डाल देते हैं, अब वो सिक्का दिखने लगा। तो सिक्का उसमें पहले से ही था, तली में था, पहले नजर नहीं आया क्योंकि पहले वो बिल्कुल अंदर था। लेकिन अब क्यों नजर आ रहा है? रिफ्रैक्शन के कारण। तो अर्ली सनराइज सनसेट, देखो सूर्योदय और सूर्यास्त पर 2 क्वेश्चन आते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के साथ कलर आए तो ध्यान रखना, पेक्यूलियन की तरफ जाना, इसके कलर आए और ये यहां कलर है। सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिखाई देना, सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिखाई देना। हालांकि इन दोनों घटनाओं को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
पर आप तो रिफ्लेक्शन याद रखना, इतना ही बहुत है। वायुमंडलीय अपवर्तन, आप तो अपवर्तन याद रखें। ये सनराइज सनसेट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर ऐसा आ जाए सनराइज, ये पीडीएफ भी भेजेंगे, सनराइज सनसेट, इसमें कलर आ जाए रेड, सूर्योदय, सूर्योदय शब्द आया वहां पर भी आया, सूर्यास्त शब्द आया वहां पर भी आया, वहां कलर नहीं आया, यहां पर क्या आएगा रेडिश। कलर आएगा तो आपको क्या लिखना है, तो प्रकीर्णन की एक पहचान है, वर्ड, वर्ड समझते हैं, कलर। तो इसमें कैसे आएंगे, कलर आएंगे। डेंजर सिग्नल रेड, डेंजर शब्द आ जाए, डेंजर सिग्नल, खतरे के सिग्नल, लाल, समुद्र का पानी नीला, आकाश नीला, स्काई ब्लू, सी वाटर ब्लू, क्लाउड व्हाइट, आकाश नीला, सी वाटर नीला, समुद्र का पानी नीला, बादल सफेद, सनराइज सनसेट रेडिश। तो एक और लिखना है इसमें, टिंडल इफेक्ट, टिंडल। हालांकि आपसे यही पूछा जाता है, खतरे के सिग्नल लाल क्यों, आकाश नीला क्यों, समुद्र का पानी नीला क्यों, बादल सफेद क्यों। तो स्काई के साथ शब्द आएगा ब्लू, डेंजर सिग्नल के साथ शब्द आएगा रेड, और सनराइज सनसेट रेडिश। तो ये किसके कारण दोगे, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको एक विंडो दे देंगे बेटा, ये क्या है, विंडो है बेटा, ये गिलास की विंडो है, कांच की खिड़की है बेटा, ये आपने एक कांच की खिड़की लगा दी, और इसकी ये डिस्टेंस, वैसे तो हमें टी से लिखना चाहिए क्योंकि यार डिस्टेंस शब्द अच्छा नहीं लगता, थिकनेस शब्द अच्छा लगता है, लेकिन वो हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम टाइम को भी टी से लिखते हैं। अब यहां से लाइट ने एंट्री की, यहां पर एयर है, अब यहां पर ये विंडो है, और यहां पर अपन ने इसकी स्पीड कितनी कर दी, सी। इधर देख लें इस कंसेप्ट को, अब हम चाह रहे हैं कि ये इधर आ रहा है तो कितना टाइम लग रहा है लाइट। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। टाइम निकालना है ना, एक फॉर्मूला आप ये भी जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्शन क्या हो रहा है समझ में आ रहा है कुछ आपको, लाइट आ रही है, हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं लाइट को इस विंडो को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड कितनी है सी, लेकिन विंडो पे आ गई तो स्पीड कितनी आ गई, इसका ही पार करने का समय निकालना। डिस्टेंस का नाम हमने कितना दिया डी, और टाइम हमें पूछा। ये इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, उसका कारण क्या हम इसको रट ले, हाँ रट। तो लाइट इस विंडो को पार करना चाह रही है और कितना टाइम लगेगा, तो अपन कहेंगे म्यू डी अपॉन सी। म्यू वैसे फिक्स है, कांच है तो 3/2 1.5, और सी भी फिक्स है, सी कितना है
सी भी फिक्स है, म्यू भी फिक्स है, और इसकी थिकनेस वो दे देंगे। तो कई बच्चे क्या कहाँ कंफ्यूज रहते हैं, इस टी में और इस टी में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको तो पूरा टाइम लिखा है और इसको डी से लिखा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा जा रहा है? लाइट को पार करना है इस विंडो को, कितना टाइम लगेगा? तो म्यू डी अपॉन सी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी लिख सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सन से लाइट अपने यहां तक आ रही है, कितने टाइम में आ रही है वो बताया आपको? 8.3 क्या मिनट का सेकंड? 500 सेकंड। 8.3 मिनट 498 सेकंड लगते हैं। और मून से 1.28 सेकंड। क्या मून के पास खुद की लाइट है? नहीं, मून को सन से मिल गई। अब एक क्वेश्चन से समझिए आप, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसको देखिए। क्या आपको इसमें सनराइज और सनसेट के साथ कहीं इसमें कलर आ रहा है क्या? नहीं। तो आप आंसर क्या देंगे बोलो? समझ में आया? अगर वो कलर दे देते तो आप आंसर क्या देते? इसको तो मीडियम क्या आवृत्ति बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। ये डबल वॉलेस क्वेश्चन का साउंड में भी पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, आवृत्ति तो वही रहती है। बताइए आपसे डब्ल्यू म्यू जी पूछा है या जी म्यू डब्ल्यू? पहले तो यही समझना है। कांच का जो पूछा है, और हमने आपको बताया जी मतलब ज्यादा और डब्ल्यू मतलब कम, वीक, कमजोर। कांच 1 पॉइंट, क्या इसमें 4 नजर आ रहा है? इसमें 3 नजर आ रहा है? 1 पॉइंट। ये अपवर्तनांक जरूरी नहीं है वो आपको दे, आपको याद भी होना चाहिए। तो 1.5 अपॉन 1.3 समझ में आ गया? ऊपर ज्यादा आएगा नीचे कम आएगा, ऊपर ज्यादा आएगा नीचे कम आएगा। एक क्वेश्चन अभी बताया था। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था म्यू डी अपॉन सी। बताइए क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? बोलो। टाइम इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन सी। बताइए म्यू कितना है? 3/2। डी कितना है? डी जो थिकनेस है ना, हमने उसको नाम डी दे दिया। ये विंडो थी, इसकी थिकनेस का नाम हमने क्या दिया? डी। कितना है? 5 mm। सी 2.25। क्या 3 से 3 कैंसिल कर दें? क्या बोल पाओगे? 2.5 इंटू 10⁻⁻11। कोई है जवाब? सी कहाँ है? -11 है। ए में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? क्या हम इसको ऐसा लिख दें? समझ में आ गया होगा? फिर से वही क्वेश्चन पूछा क्या है? पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या आप ऐसे लिख पाएंगे? जिसका अपवर्तनांक पूछा है वो यहां पर आएगा। ऊपर बताओ बेटा कम आएगा कि ज्यादा आएगा? डब्ल्यू वीक कमजोर, जी ज्यादा, कम बटे ज्यादा। अब आपको 8/9 9/8 तो याद हो ही गया। ऊपर कम लिख दो, नीचे ठीक है। 8/9 9/8 तो याद ही है। ऊपर कम आएगा ज्यादा आएगा वो भी पता करना सीख गए आप लोग। बताओ
वेवलेंथ। क्या डिवाइड करने की जरूरत है? 4800 पर। ये हो नहीं सकता, ये होने नहीं देंगे, क्योंकि मीडियम क्या करेगा? वेवलेंथ को कम करेगा। जैसे उसने स्पीड को कम किया, वेवलेंथ को भी कम। 7200। वो केवल आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाह रहे हैं कि आपको आता है कि नहीं आता। कम होगा 48। एक्शन समझ में आ गया क्या हुआ? तो मीडियम ने स्पीड को कमजोर कर दिया, ऐसे वेवलेंथ को भी कमजोर कर दिया। ये देखिए, ये बात नहीं हुई है। द बॉटम ऑफ अ कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड एपियर स्लाइटली राइज्ड। तो बॉटम उसका ऊपर क्यों दिख रहा है? बर्तन की तली का सिक्का ऊपर क्यों दिख रहा है? तो ये रिफ्रैक्शन के। आप गन्ने के रस की दुकान पे देखते हैं कि वो पानी के गिलास में नींबू रख देते, वो नींबू क्या दिखता है? उठा हुआ दिखता है। किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। और अपन मिरर में चेहरा देखते हैं, वो किसके कारण देखेंगे? रिफ्लेक्शन। और किताब को कैसे पढ़ते हैं अपन? वो भी रिफ्लेक्शन है। एक रेगुलर है, एक इर्रेगुलर है, एक रेगुलर है और एक इर्रेगुलर है। बताइए। देखो, कई क्वेश्चनों में ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जल में प्रकाश की चाल होगी, तो आप बिना सोचे समझे क्या देखा करो? जल में प्रकाश की चाल आपको याद है, 3 × 10⁸ से तो कम आंसर लगाओगे। क्या ये होने दोगे? क्या 0 होने दोगे? क्या ये होने दोगे? और जल में आपको याद भी, और ये भी ध्यान रखें 3 × 10⁸ से कम होगी। लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में क्या होती है? कम होती है। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। ये फिर से क्यों आ रहा है? जल के साथ। अब कांच ऊपर ज्यादा नीचे, जल के साथ कांच का अपवर्तन ज्यादा ऊपर 9/8। इनमें गलती हो जाती है जल्दी में। समझ में आ गया? जिसका अपवर्तनांक पूछा है उसको बाद में लिखा करो, जिसका अपवर्तनांक पूछा है उसको बाद में। इसको देखो, लैम्डा कम होगा कि ज्यादा होगा? बोलो। 4 कम बोल दो, कम। समझ में आ गया? लैम्डा अपॉन म्यू। ये देखो, 6 क्या 8 बोल पाओगे? बताया था, कंसेप्ट याद आ गया? तो 6। तो पानी के मामले में अपन को ध्यान रखना होता है, जैसे स्विमिंग पूल में पानी जहां दिखता है एक्चुअल हाइट से, एक्चुअल डेप्थ से ज्यादा होती है, तो वैसे ही पानी को देख के जंप नहीं करना है। इसको देख के बताइए। डॉक्टर याद रखोगे? एंडोस्कोपी करेगा डॉक्टर, डेंसर टू रेयर। और कब जाते हैं उसके यहाँ? जब क्रिटिकल से। देखो, सभी डॉक्टर के पास जाते हैं सभी, कभी ना कभी। कौन सा आंसर बराबर? ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग 12th में भी पढ़ते थे, 10th में भी पढ़ते थे। डिफाइन TIR और राइट इट्स कंडीशन, शर्तें। तो पूरा आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें लिखी। तो वो शर्तें यही हैं दोनों। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए और प्रकाश किरणों को सघन से विरल में जाना चाहिए। लाइट रे को कैसे जाना चाहिए? डेंसर टू रेयर। डॉक्टर, इसको देखिए। देखो, पहले हमेशा ऐसा आता था, पहले हमेशा क्या आता था? एयर से डेंसर ही पूछते थे, ऐसा बोलते थे। अब आजकल उल्टा पूछने लगे। पहले अपन कहते थे स्पीड कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन अब उल्टा पूछते हैं। फ्रीक्वेंसी में तो कोई अंतर आता नहीं है,
बताओ, वेवलेंथ कम कहोगे कि ज्यादा कहोगे? इधर से इधर जा रहे हैं, तो ज्यादा बोलेंगे सर। वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा। और एक बात और याद रखना, कभी अगर तुम्हें कंफ्यूजन भी हो तो आप जानते हो कि वेलोसिटी और वेवलेंथ एक जैसे चल रहे हैं। अब दोनों डिक्रीजेज कह रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ये भी घटता है ये भी घटता है, तो कैसे हो जाएंगे? समझ में आ गया? पहले हमेशा ऐसा होता था, वो रेयरर से डेंस बोलते थे, लेकिन आजकल ना डेंसर टू रेयरर भी बोलने लगे हैं। ये देखो, पहले हमेशा ये पूछते थे क्रिटिकल एंगल किस कलर का ज्यादा होता है, आजकल पूछने लगे किस कलर का कम होता है। बोलो, क्रिटिकल काल में आ रहा है लाल, तो लाल का ज्यादा। ये चर्चा हमारी पहले भी हुई थी। टू बेटा, रूट टू में क्या दिक्कत आ रही है? यानी 1.41 म्यू इज इक्वल टू 1/sin²। ये देखिए, बेटा इधर देखें, देखो अपन आगे चल के फॉर्मूला पढ़ते हैं v इज इक्वल टू एन लेमडा, तो इसलिए गड़बड़ इस क्वेश्चन में अपन गड़बड़ करने लगते हैं। तो मीडियम लेमडा, अब उन्होंने अपवर्तनांक को n से लिखा है, ठीक है? तो एन लेमडा जो रटा हुआ है वो टिकना करना, यहाँ पर क्या आएगा लेमडा को क्योंकि अपवर्तनांक, और इन्होंने एन लेमडा क्यों दिया? कई जगह अपना आंसर टिक करेंगे एन लेमडा, वहाँ एन क्या होगी? फ्रीक्वेंसी, v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो अपने दिमाग में वहाँ पर यही होता है v इज इक्वल टू एन लेमडा, एन लेमडा पड़ा हुआ लग रहा है, उसको टिक कर दो। लेकिन आपको कंसेप्ट कौन सा यूज करना है? लेमडा मीडियम में क्या हो जाएगा? लेमडा अपॉन म्यू, म्यू की जगह दिया एन, म्यू की जगह क्या है? अपवर्तनांक को एन से क्यों लिख दिया? तो लिख देते हैं कभी, कहाँ यूज करोगे इसका? कम्युनिकेशन भाई, हम आपसे क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं, संचार। बताओ, एस्ट्रोनॉट, धरती से आकाश नीला दिखता है, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट है आकाश में ही है, क्या उसके लिए रिफ्लेक्शन होगा? क्या उसके लिए स्कैटरिंग होगा? प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है, तो ब्लैक। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। बताओ, बताइए किसमें TIR हो सकता है? डॉक्टर देखो, डॉक्टर डेंसर टू डेंसर टू डेंस मतलब ज्यादा म्यू, देखो ज्यादा म्यू से कम, ये 1 बोल दो, बोल दो, कौन अलग अलग नजर आ रहा है? समझ में आ गया? ज्यादा म्यू से कम म्यू, सघन से विरल, सघन से विरल। ये तो देखते ही बता दोगे आप। वेवलेंथ दी है इतने, मीडियम में वेवलेंथ कितनी होगी? वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, मीडियम से डिवाइड कर दो, इससे कम देखो, कम। ऐसे क्वेश्चन केवल इसलिए ये डिवाइड नहीं करवा रहे आपसे, आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाह रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं क्या कि मीडियम लेमडा को कम करेगा? मीडियम लेमडा को, इसको देखो, लाल रंग ये लेमडा 1 के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा है, पीले रंग के लिए कितना होगा? आंसर बोलो तुम तो, इसके लिए पूछा।
थीटा से कम। अरे लाल का थीटा दिया है, ये केवल कंफ्यूज करना चाहते हैं बंदे को। तो लेस देन थीटा, ये देखिए म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी, और वैसे भी नजर आ रहा है आपको, ये मीडियम में होती है, ये एयर में होती है क्या, 2 बोलते हैं। और वैसे भी आपको पता है जब म्यू 2 होगा तभी तो ये आएगा, म्यू 2 होगा तभी ये आएगा। तारे तुम क्यों टिमटिमा रहे हो? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे का टिमटिमाना। चलो ये देख लो कितना समय लगेगा। तो अब समय का फॉर्मूला हमने रट लिया है, म्यू तो कितना है 3 डी, सी तो याद होना चाहिए, सी क्या हम याद कर लें। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ये देखो कितना टाइम लगेगा, ये वही क्वेश्चन है, एक जैसी क्वेश्चन क्यों, म्यू डी अपॉन सी, क्या ये वही रिपीट हो गया क्या? 2 × 10⁻11 बोलते हैं। म्यू डी अपॉन सी, इसको देखो मीडियम में जा रहे हैं, आपत्ति तो अपरिवर्तित रहेगी, सी पढ़ देंगे। अरे सी वेवलेंथ कम होगी, आवृत्ति अपरिवर्तित, आवृत्ति को बदल नहीं पाओगे, द्रव को गर्म कर रहे हैं, अपवर्तनांक का क्या होगा, जो घनत्व का होगा वही इसका होगा, डेंसिटी डिक्रीज। ए में क्या दिक्कत आ रही है बेटा, डिक्रीजेज डिक्रीजेज डिक्रीजेज, ये देख लो वही क्वेश्चन है, म्यू डी अपॉन सी। -11 समझ में आ गया कि नहीं आया? इसको देखो 3 से ज्यादा तो लगाया ही मत करो, 3 से ज्यादा तो कौन सा आ गया बोलो, सेंटीमीटर, मीटर को किसमें बदल दिया, सेंटीमीटर में। तो मान के चले इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो ये बता अपवर्तनांक में वो आ रहा है, वो इससे लिखा म्यू से, म्यू कैसा लग रहा है, यू जैसा, बी के नजदीक, और क्या आप ये जानते हैं, कॉची कॉची रिलेशन जानते हैं, कई लोग कॉसी कहते थे इसको। लैम्डा बढ़ेगा म्यू घटेगा, लैम्डा बढ़ेगा म्यू घटेगा, ये तो आना ही पड़ता है इसको तो पेपर में। ये लाइट के, ये डबल रोल है बेटा, डबल रोल है इस क्वेश्चन का, इसका डबल रोल है, साउंड में भी लाइट में भी। तो लाइट की जगह ध्वनि भी दे सकते हैं, साउंड, आवृत्ति तुझे अपरिवर्तित, फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बताओ कब होगा TIR, कब होगा TIR? डॉक्टर देखो, डॉक्टर डेंसर से ले रहा, अलग देखो, अलग 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 देखो, अलग देखिए, पहचान लोगे। क्रिटिकल एंगल 30 है तो म्यू कितना होगा, तो 1/sin IC
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे। चमक चमक चमक, अरे चमक, चमक शब्द आ जाए पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण। ये देखो क्या कुछ अब दिख रहा है? अरे गलत लिख दिया। आई तुझे आईसी कहेंगे कब? बर्तन कोण नहीं, वो सही लिखा था, सही लिखा था पहले तो आई आत्तन कोण का मान क्या होना चाहिए? तो पूर्णांत घटना तब होती है जबकि क्या कहेंगे हम? आत्तन कोण। The phenomenon of total internal reflection is seen when angle of incidence greater I समझ में आ गई कौन सी बात हो रही है? I ग्रेटर देन आई सी, आई आई सी से ज्यादा। एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब चलो इसको देखो। कौन नहीं बदलेगा? लैम्डा लैम्डा अपन न्यू जी भी अपन। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसा आप लोग कर लेंगे। ये और देखिए बताएं बताएं म्यू किसका ज्यादा है? गिलास का, तो उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। जिसका म्यू कम है उसका क्रिटिकल एंगल, समझ में आया? तो आज की बात रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।